साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज के अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 6 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब सेक्शन 5 हमने पढ़ा था प्रीवियस अध्याय में। सेक्शन 6 क्या बोलता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कंपोजिशन एंड पावर। तो एक आपको आइडिया मिल रहा होगा कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में। क्योंकि जब भी अटैचमेंट होगा तो एज़ पर सेक्शन 5 जो कंसेंट मटेरियल है, ऑर्डर है, उसकी कॉपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड की जाएगी टू एग्जामिन कि हमारा जो अटैचमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैसे पावर एक्सरसाइज करेगी वो बात की बात है, पर ये होती क्या है, इसका पावर्स क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज के अध्याय में। तो साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, चीज़ों को मैं इजी वे में जो है आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों सेक्शन 6 क्या बोलता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, तो इसका मतलब इम्पेरेटिव है, बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन, जिसका मतलब क्या है कि बगैर नोटिफिकेशन के कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट नहीं हो सकती है। अपॉइंट एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब यहाँ पर अपने को जो है थोड़ा समझना है कि किसी स्थान के लिए वन और मोर देन वन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी हो सकती थी। इस टर्म को, इस शब्द को रिप्लेस कर दिया गया बाय द वर्ची ऑफ PML मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट 2009 के जरिए, जो कि 6/3/2009 को पारित हुआ और 1/6/2009 से ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो गया। तो हमारे को मोटी मोटी बात क्या समझनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला टर्म तो ये है, दूसरा है शेल, मतलब जो अथॉरिटी बनेगी वो नोटिफिकेशन के जरिए ही बनेगी, तीसरा है अपॉइंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा है पावर और तीसरा है अथॉरिटी कन्फर्ड बाय दिस एक्ट। तो जुरिडिक्शन क्या हो गया? क्षेत्राधिकार, पावर्स क्या हो गई? शक्तियाँ, और अथॉरिटी क्या है? उनकी पदीय कर्तव्य। क्लियर है? और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जिसमें कौन कौन होंगे आप उसको आप समझ लीजिए एक बार। इसमें एक तो होगा चेयरमैन और दो होंगे अदर मेंबर, प्रोवाइडेड दैट जो एक मेंबर होगा शैल बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस और अकाउंटेंसी। और इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? जो प्रिस्क्राइब्ड है बाय द कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिसके लिए अलग से PML अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स 2007 जो है पिक्चर में ऑलरेडी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है कि अपॉइंटमेंट होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इसकी क्वालिफिकेशंस जो है वो दी गई हैं। पर अगर जहाँ तक बात लॉ की फील्ड की है तो कंसर्न व्यक्ति होना चाहिए क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज, मीन्स डिस्ट्रिक्ट जज कैटर का अधिकारी होना चाहिए, या ILS का मेंबर होना चाहिए जिसका अभिप्राय है इंडियन लीगल सर्विस का। क्लियर है? और ये इंडिकेट करती है जुडिशरी को, डिस्ट्रिक्ट जज वाली जो है। क्लियर हो गया आपको? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ मेंबर टू बी द चेयरपर्सन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये हमारे लिए इतना मतलब का नहीं है, बट हमें जो तीन बातें समझनी है शुरुआत की, वो क्या है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, ये अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी बात, इसका अपॉइंटमेंट होगा नोटिफिकेशन से, और जो भी इसका जुरिडिक्शन है, जो पावर है और जो अथॉरिटी है जो कन्फर की गई है बाय द सेट, उसको वो एक्सरसाइज करेगी। यहाँ पर होगा एक तो चेयरपर्सन, दो होंगे मेंबर, और मेंबर में से कम एक मेंबर का होना चाहिए एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और अकाउंटेंसी। और इसकी क्वालिफिकेशन जो प्रिस्क्राइब की गई है बाय द रूल्स वही होंगी। बट जहाँ तक बात लॉ की फील्ड की है तो पर्सन या तो हो डिस्ट्रिक्ट जज या उसके कैटर का, या फिर वो मेंबर हो ILS मीन्स इंडियन लीगल सर्विस का, जो कि इंडिकेटिव है प्रोसिक्यूशन का। क्लियर हो गया आपको? अब तो कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे अपन। और सब क्लॉज 4 जो है अपने मतलब का नहीं है, इसलिए अपन उसको अवॉइड कर सकते हैं। साथियों अब बात करते हैं हम सब क्लॉज 5 की। तो सब क्लॉज 5 में जो सब क्लॉज नंबर A है उसमें क्या लिखा हुआ है? द जुरिडिक्शन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में बी एक्सरसाइज बाय द बेंचेस देयर ऑफ, कि अगर बेंचेस है तो ये भी जुरिडिक्शन जो है एक्सरसाइज कर सकती हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूट हो सकती हैं बाय द चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का चेयरपर्सन है वो उसको मिलाकर कॉन्स्टिट्यूट हो सकती हैं विथ 1 और 2 मेंबर। क्लियर है? एज चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में डीन फिट। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन अपने को हो रहा होगा थोड़ा सा पढ़ने में, पर एक मोटी मोटी बात समझ लो आप कि जो बेंच होगी वो कॉन्स्टिट्यूट होगी बाय द चेयरपर्सन, ठीक है जी, एंड विथ 1 और 2 मेंबर। बस ये आप समझ लो, ये आपको समझने के हिसाब से मैंने मोटा मोटा जो है क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं हम क्लॉज नंबर C की, जो इसकी बेंचेस हैं या जो इसकी बेंच है वो कहाँ बैठेगी। सबसे पहले बात, ये बेंच बैठेगी इसकी न्यू दिल्ली में,
और अदर जगह भी ये बैठ सकती है जो भी स्पेसिफिक करेगा चेयरपर्सन। क्लियर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन ये भी स्पेसिफाई करेगी एरिया को जिसके संबंध में इनको अपनी शक्तियाँ जो है एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ तक हम 3 बात जो है समझ पाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी की एक ही बेंच होगी या एक से अधिक बेंचेस भी हो सकती हैं। वो बेंचेस क्या क्या पावर एक्सरसाइज करेंगी, उनका क्षेत्राधिकार क्या क्या होगा, ये स्पेसिफिक करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इसकी कंसर्न बेंच है तो वो कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है बाय द चेयरपर्सन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विथ 1 और 2 मेंबर्स। क्लियर है। और किसी भी एक मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकती है, जो अपन ने पढ़ा भी है भी सब क्लॉज नंबर 4 के अंदर। तो डरने की बात नहीं, केवल एक छोटी सी बात समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और सब क्लॉज नंबर 6 क्या बोलता है कि सब क्लॉज नंबर 5 में कोई बात के होते हुए भी द चेयरपर्सन में ट्रांसफर अ मेंबर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच, की अगर ट्रांसफर मेंबर करना भी है तो ये करेगा चेयरपर्सन। अब नंबर 7 क्या है, क्लॉज नंबर 7, if at any stage of hearing of any case or matter it appears to chairman or member that the case or matter is of such nature that it ought to be heard by the bench consisting of 2 member, कि अगर किसी केस की सुनवाई करते हुए चेयरपर्सन को या मेंबर को ऐसा लगता है कि इट शुड बी हर्ड बाय द बेंच, जिसमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, तो केस उस बेंच को रेफर कर दिया जाएगा जहाँ पर कम से कम 2 मेंबर हों। क्लियर है। द चेयरपर्सन और एंड एवरी मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और शी एंटर अपॉन हिज ऑफिस, जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर होते हैं उससे 5 साल तक के लिए अपने ऑफिस को ये जो है होल्ड कर पाएंगे। तो ये बात दोनों के लिए, चाहे वो चेयरपर्सन हो चाहे वो मेंबर हो। पर एक बात इसमें और भी है कि कोई भी चेयरपर्सन जो है या अदर मेंबर जो है वो ऑफिस को होल्ड नहीं करेगा आफ्टर ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर। तो कुल मिला के दोनों बातें एप्लीकेबल है कि यहाँ तो 65 ईयर हो या 5 साल हो, जो भी पहले एप्लीकेबल होगा तब तक ही जो है ये अपने ऑफिस को होल्ड कर पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं क्लॉज नंबर 9 के ऊपर, जो उनकी सैलरी है और जो उनके अलाउंस हैं या उनकी सर्विसेज की टर्म्स एंड कंडीशन है, ये वही उनकी जो प्रिस्क्राइब की गई हैं। और इसके लिए भी आप एक बात समझ लीजिए कि PMLA के तहत जो रूल्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट रूल है PML अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ रूल्स 2007, उसके अकॉर्डिंगली ही इनका जो सर्विस कंडीशन है, जो उनकी सैलरी है, जो उनके अलाउंस है और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बी द चेयरपर्सन और मेंबर, वो जो है निर्धारित किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीदर द सैलरी एंड अलाउंस नॉर द अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर शैल बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट, कि अगर उसका अपॉइंटमेंट हो गया है और उसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट आ रहा है जो उसकी सर्विस कंडीशंस को अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसा कोई अमेंडमेंट इफेक्टिव नहीं होगा जो उसको प्रिजुडाइज या डिसएडवांटेज जो है वो क्रिएट करे। बात करते हैं सब क्लॉज नंबर 10 की, कि किसी भी कारण से अदर देन टेम्पररी एब्सेंस, जिसमें टेम्पररी एब्सेंस इंक्लूड नहीं होगा, ये आप लिख लो। अगर वैकेंसी अकर होती है इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन और इन द ऑफिस ऑफ मेंबर, देन सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अनदर पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू फिल द वैकेंसी, और प्रोसीडिंग जो है वो कंटिन्यू होगी बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेज जहाँ से वो वैकेंसी जो है भरी गई है। मोटी मोटी बात आपको समझनी है कि कभी आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जाना, समझाने के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर होते हैं। कई बार एक मेंबर जो है वो नहीं होता, तब भी बेंच जो है चलती रहती है। पर अगर मेंबर ही नहीं है तो बेंच वहाँ नहीं चलेगी, या चेयरपर्सन नहीं है तो बेंच वहाँ नहीं चलेगी, जब तक कि प्रॉपर तरीके से उनका अपॉइंटमेंट ना हो जाए। तो वैसी स्थिति यहाँ पर है कि अगर कोई चेयरपर्सन या कोई भी मेंबर जो है टेम्पररी एब्सेंस रहने के अलावा किसी भी कारण से अगर उसका सीट जो है वो वैकेट हो जाता है, तो उसको फिलअप करना पड़ेगा, और जिस दिन से फिलअप होगा उस दिन से ही प्रोसीडिंग बेंच की कंटिन्यू मानी जाएगी। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, द चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर मे बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, कि ये अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकते हैं, पर इनको एक नोटिस जो है राइटिंग में देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजो है जो कि नेगेटिविटी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। वो क्या बोलता है कि चेयरपर्सन या एनी अदर मेंबर शैल unless he is permitted by the central government or relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of 3 months from date of receipt of such notice, कि अगर नोटिस दे भी दिया गया तो 90 दिन तक तो कम से कम उनको ऑफिस होल्ड करना ही करना है। ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं कि उससे पहले भी ये उसको अनहोल्ड कर सकते हैं या उसको वैकेट कर सकते हैं, कि नया बंदा जो है अपॉइंट हो गया हो या सक्सेसर आ गया हो, वो ऑफिस में एंटर अपॉन हो गया हो, या उसके ऑफिस का ही टर्म जो है एक्सपायर हो गया हो, जो भी पहले आ जाए उस हिसाब से जो है इसका ऑफिस जो है वैकेट हो जाएगा। बट अगर रिजाइन वाली स्थिति है तो 90 दिन तक इसको होल्ड करना ही करना है, अगर तीनों स्थितियाँ जो लास्ट में दी गई हैं वो अकर नहीं होती हैं तो।
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है क्लॉज नंबर 12 के अंदर, द चेयरपर्सन और द अदर मेंबर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर। अगर इनको रिमूव करना है ऑफिस से तो एक ऑर्डर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जिसके लिए उनको नोटिस देना पड़ेगा और सुने बगैर कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के हम एक बात देखते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी की, अगर कोई वैकेंसी आ गई है चेयरपर्सन के ऑफिस में बाय द रीजन ऑफ हिज डेथ और रेजिग्नेशन और अदरवाइज, तो सीनियर मोस्ट मेंबर को चेयरपर्सन बनाया जा सकता है अंटिल द न्यू चेयरमैन इज अपॉइंटेड एज पर द लॉ। जब तक वैकेंसी फिलअप नहीं होती तब तक ऐसा प्रावधान कानून में दिया गया, ऐसा हो सकता है। क्लॉज नंबर 14 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चेयरपर्सन अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अपने फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं कर पाता है, या तो वो एब्सेंट है या वो इल है या कोई भी कारण है, तो सीनियर मोस्ट मेंबर को वहाँ पर चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हैं अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स। क्लियर है। और जो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ये बाउंड नहीं होगा बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द सीपीसी बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कहता है कि आप नोटिस दोगे और दोनों पार्टियों को सुनोगे और सुन के जो है ऑर्डर पास करोगे, एंड सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है अपनी पावर और अपने प्रोसीजर को जो है वो रेगुलेट करेगी। तो कुल मिला के सारी की सारी बातें जो है कानून में लिख दी गई हैं, बट एवरीथिंग शुड बी रीजनेबल एंड एवरीथिंग शुड बी एज पर द नॉर्म्स। तो यहाँ पर हम एक रिविजन कर लेंगे क्योंकि सेक्शन 7 जो है काम का नहीं है, क्योंकि वो बात करता है स्टाफ के बारे में, तो वो जानना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेक्शन 6 जो है हमारे लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी सेक्शन 5 में अटैचमेंट होगा तो वो अटैचमेंट प्रॉपर है या नहीं है, एज पर लॉ है या नहीं है, ये एग्जामिन करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये अपॉइंट होगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका अपॉइंटमेंट होगा बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन। यहाँ पर एक चेयरपर्सन होगा, 2 मेंबर होंगे, इसकी बेंचेस में कई बार 1 मेंबर भी हो सकता है, और इसके अलावा जो कंसर्ट मेंबर हैं या चेयरपर्सन है 65 ईयर की एज तक या 5 साल तक जो भी पहले हो ऑफिस को जो है होल्ड कर लेंगे, ये इस्तीफा दे सकते हैं। या इसके अलावा अगर इनको हटाना है सीट से तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है नोटिस देना होगा, और इसके अलावा जब तक कोई नया पर्सन अपॉइंट नहीं होता है तब तक इनको काम करना है, बट ये पीरियड 90 दिन का होगा फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर चेयरपर्सन प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा तो वहाँ पर जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको डेजिग्नेट कर सकते हैं चेयरमैन टिल द फर्दर ऑर्डर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ये सीपीसी के प्रोसीजर से बाउंड नहीं है, इसको फॉलो करना है प्रोसीजर ऑफ द पीएमएल एक्ट टू रेगुलेट इट्स पावर एंड प्रोसीजर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो साथियों आज हमने पढ़ा सेक्शन 6 पीएमएल एक्ट के बारे में। सेक्शन 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम अवॉइड करेंगे। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 को, जहां पर इनकी वेरियस जो पावर्स है एडजुडिकेशंस की वो क्या क्या हैं। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएमएल एक्ट इतना आसान नहीं है और ना ही कोई मटेरियल नेट में अवेलेबल है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप मेरा साथ दो, कम से कम वीडियो को पर्च करो, फैलाओ, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि पीएमएल एक्ट वास्तव में इतना कठिन एक्ट नहीं है जितना कठिन जो है बना दिया गया है। क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती है, आप घबरा रहते हो। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है, इसका कंपोजिशन क्या होगा, इसमें चेयरमैन कौन होगा, इसके मेंबर्स कौन होंगे, कब तक वो ऑफिस को होल्ड करेंगे, उनकी सैलरीज क्या होंगी, अलाउंस क्या होंगे, उनका सर्विस कंडीशंस क्या होगा, कैसे रिमूवल होगा, कैसे वो लीव कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर वो मानने के लिए बाउंड है, ये मैंने डिस्कस किया है सेक्शन 6 पीएमएल एक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।